अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर तमाम इंग्लिश ग्रामर कोर्स और इसके सिलसिले का आज लेक्चर नंबर है 21। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इंग्लिश ग्रामर का सिलसिला जारी है और बीच में हमने एक दिन की ब्रेक की है और उसके बाद अब हम लोगों ने एक ज़ाहिर है कि अब नया सिलसिला शुरू करना है जिसमें हमारा पार्ट ऑफ स्पीच भी चल रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको याद होगा कि प्रोनाउन की कुछ टाइप्स डिस्कस की थी आपके साथ, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, और इस पर काम किया था। ऑब्वियसली अब हम इस लेक्चर में प्रोनाउन की मज़ीद 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रोनाउन की टाइप्स देख लेते हैं। खैर बहुत आसान है, इसमें एक हमारे पास जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत आसान टाइप है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जनाब, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है कि जो रेफ़र करता है किसी भी नाउन की तरफ। अब ज़ाहिर है कि प्रोनाउन होता ही नाउन को रेफ़र करने के लिए या उसके इन प्लेस में यूज़ होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है कि जो किसी भी नाउन की जो डायरेक्शन होती है या किसी नाउन की जो प्लेसमेंट होती है या उसकी तरफ जो है वो इशारा करता है, तो उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बहुत आसान है, इसकी एग्जांपल्स में आपको मैं बता सकता हूँ। दिस, इसी तरह दैट, इसी तरह से दीज, फिर इसके अलावा दोज। अच्छा, इसमें देम की कैटेगरी नहीं आती क्योंकि देम जो है वो और किस्म की चीज़ है, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसके अलावा पोजेसिव भी होता है, जैसे कि दिस हाउस बिलोंग्स टू देम, ये घर उनका है, तो वो एक पोजेशन में भी आ जाता है, तो पोजेसिव वर्ड भी हो जाता है। इसलिए देम जो होता है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं आता। अब दिस के बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं, सेंटेंसेस बन जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दिस इज़ माई कंप्यूटर, इसी तरह व्हाट इज़ दिस, इसके अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बन सकता है। इज़ दिस ट्रू, क्या ये सच है? तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। दैट, अब दैट जो होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि वो, जैसे कि दिस ये के बारे में, कि जैसे ये क्या है, क्या ये दुरुस्त है या ट्रू है, यानी कि सच है। इसी तरह दिस इज़ माई कंप्यूटर, ये मेरा कंप्यूटर है। इसी तरह दैट, अब दैट क्या चीज़ है? इसका मतलब ये हो गया वो, जैसे उर्दू में उसे कहते हैं वो। मिसाल के तौर पर दैट वाज फैंटास्टिक, वो बहुत ज़बरदस्त था। इसी तरह दैट वाज वंडरफुल। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ दैट के साथ वाज ही लगेगा, ये तो जस्ट एक सिलसिला है। चलें, 2 सेंटेंसेस में हमारा आ गया। दैट के साथ हम अभी इसके साथ भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर दैट इज़ माई क्लासरूम, वो मेरा क्लासरूम है या वो मेरा कमरा जमात है। ये एक और दैट का सेंटेंस बन गया। बहरहाल ये जो भी वर्ड यूज़ होगा दैट का, अगर आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में लेते हैं तो फिर वो के लिए यूज़ होगा, कि जैसे वो, जैसे व्हाट वाज दैट, वो क्या था। इसी तरीके से ये एक और आ गया। अब दीज और दोस्त जो है ना, वो किसके बारे में? देखें, ये चूँकि प्लूरल होते हैं तो प्लूरल के लिए फिर हम दिस की जगह दीज यूज़ कर लेते हैं और डेफिनेटली फिर दैट की जगह दोज यूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर दीज की हम बात करें तो हम ये कहेंगे जैसे कि दीज टेबल्स आर सोल्ड, ये मेज़ बिक चुके हैं। सिंपल। दीज चेयर्स आर ब्रोकन, ये कुर्सियाँ टूट चुकी हैं, टूटी हुई हैं। इसी तरह से these houses belongs to me, ये घर मेरे हैं। तो इसमें आप डिफरेंट टाइप के जुमले बना सकते हैं, लेकिन ये these का जो वर्ड है ये वहाँ आएगा जहाँ इसके साथ कोई ऐसा नाउन हो जो प्लूरल फॉर्म में हो, जैसे टेबल्स है, चेयर्स है, हाउसेस हैं, इस तरीके से होगा। दोज भी अब वो के लिए होता है, लेकिन ये
उस समझ लें कि एक नाउन या एक ऐसे वर्ड के लिए होता है जो प्लूरल फॉर्म में हो, जैसे कि दोज आर द ट्रीज दैट वर प्लांटेड बाय मी, यानी वो दरख्त जो आप देख रहे हैं, दोज आर द ट्रीज दैट वर प्लांटेड बाय मी, जिन्हें मैंने लगाया। इसी तरीके से इससे पहले हम कर चुके हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो यहाँ पर भी वही आ गया, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। बहरहाल याद रखिएगा कि दोज भी उसमें आएगा जहाँ पर प्लूरल फॉर्म में कोई वर्ड यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर देमसेल्व्स, तो यहाँ पर अगर सिर्फ सेल्फ आ जाता तो फिर सिंगुलर होता, लेकिन सेल्फ जो है वो प्लूरल के लिए, इसलिए ये भी एक प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। सो ये यहाँ तक हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का जो एक टाइप थी हमारी, अब तक प्रोनाउन टाइप की वो क्लियर होगी। इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करें तो खैर ये बहुत आसान है, इसमें व्हाट आ जाता है, विच आ जाता है, होम आ जाता है, ये से पहले भी हम लोग कर चुके हैं, ऑब्वियसली हु आ जाता है, ये सारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। मिसाल के तौर पे व्हाट्स दिस, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आपको याद होगा कि इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शंस का भी बताया हुआ है, सो ये अब आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। पिछला लेक्चर अगर आप देख कर आएंगे तो आपके लिए ये कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स जो हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, व्हाटएवर, बहुत सारे जुमले जो व्हाट के साथ बन जाते हैं। बहरहाल इन जुमलों के आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क लाजमी लगता है। विच वन, कौन सा, ये एक सिंपल सा फ्रेज है। इसी तरह इन विच सिटी डू यू लिव, आप किस शहर में रहते हैं, तो इसी तरीके से होम आ गया, टू होम इट बिलोंग्स टू, ये चीज़ किससे बिलोंग करती है, या मिसाल के तौर पर ये किसकी चीज़ है, ये किसकी है, मतलब वट एवर। Who is on the roof, छत पर कौन है। तो इसी तरीके से हु जो है ज़ाहिर है वो किसी पर्सन के लिए मोस्टली यूज़ होता है, ख़ासकर जो लाइव पर्सन होता है। होम का भी यही मामला है, और विच जो होता है ना वो कौन सा के लफ्ज़ में यूज़ होता है, कौन सा या कौन सी। मिसाल के तौर पर आप किस शहर में रहते हैं, ठीक है। विच ड्रेस डू यू लाइक, आपको कौन सा ड्रेस या कपड़े आपको पसंद है। व्हाट, ये ज़्यादातर कोई भी सवाल पूछने के लिए इसका सबसे आसान जो होता है वो होता है क्या। जैसे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आपके साथ क्या मसला है। व्हाट्स दिस, ये क्या है, व्हाटएवर। सो ये जनाब हमारे कुछ प्रोनाउन की टाइप्स हैं और जो हमने डिस्कस की हैं इस लेक्चर के अंदर। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर हमारा होगा, लेक्चर नंबर 22, उसमें इंशाल्लाह हमारा वर्ब स्टार्ट हो जाएगा। डेफिनेटली मैं उसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वर्ब एट वर्ब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, और ख़ासकर वर्ब जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। इसमें हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें सीखनी है, इसकी फॉर्म्स को सीखना है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स को सीखना है। सो इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 22 से हमारा वर्ब स्टार्ट हो जाएगा। अब इस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 21 है, हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है एफिक्सिस का। एफिक्सिस क्या होते हैं इसको मैं आपको टच करवा देता हूँ, बाकी इसकी डिटेल को भी देख लेते हैं और गाय बगाए फिर इसको हम डिस्कस भी करते रहेंगे, लेकिन एक दफ़ा आपको चीज़ यकीनन समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब कुछ टर्म्स होती हैं जी कि एफिक्स का, तो चले मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। इससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर प्रीफिक्स, ये आपने यकीनन सुना होगा। इसी तरह सफिक्स, फिर इसी तरह इनफिक्स,
इसी तरह पोस्ट फिक्स वगैरह। अब ये जो है ना, ये सारे फैमिली वर्ड्स ये क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है किसी भी वर्ड के साथ, क्योंकि इनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर वर्ड के साथ होता है, किसी लफ्ज़ के साथ होता है। तो वो क्या ताल्लुक है जो ये बनाते हैं एफिक्सेस, इसको हम इंशाल्लाह ताला अब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और मेरी कोशिश होगी कि इस लेक्चर में ये आपको एफिक्स जो है वो अच्छे से समझा सकूं। देखें, अगर एफिक्स को लें तो वो है क्या है, मसलन अभी मैं देखता हूँ यहाँ मैंने स्पेलिंग, हाँ ठीक है। एफिक्स जो है बेसिकली ये आप कह सकते हैं ज्वाइंट्स अ बेस, और यूँ कह सकते हैं रूट वर्ड टू डिफरेंट अदर स्मॉल वर्ड्स और आर्टिकल्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। अच्छा जी, अब कोई भी रूट वर्ड हो सकता है या बेस वर्ड हो सकता है, ठीक है, उसको ये ज्वाइन करता है मज़ीद कुछ छोटे वर्ड्स के साथ पहले या बाद में। यानी यूँ आप कह सकते हैं बिफोर, बल्कि यहाँ पर नहीं मैं इसको लिखता, मैं यहाँ लिख देता हूँ अदर वर्ड टू डिफरेंट अदर स्मॉल वर्ड्स आर आर्टिकल्स बिफोर और आफ्टर टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। अच्छा, अब मामला ये है कि जो भी कोई आपके पास बेस वर्ड होगा या रूट वर्ड होगा, उससे पहले कोई वर्ड हम लगा सकते हैं या उसके बाद में कोई वर्ड लगा सकते हैं, यानी बिफोर और आफ्टर, और उससे एक नया वर्ड बन जाता है। इसको आप उर्दू में साबका और लाहका भी कहते हैं। अब आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एफिक्सेस कैन हैव ऑब्वियसली प्रीफिक्सेस और suffixes और इवन बोथ। ये मेन चीज़ है जी, इसको समझना। अक्सर बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, एफिक्स को भी वो कंफ्यूज कर जाते हैं। बुनियादी तौर पर प्रीफिक्स और सफिक्स दो अलग चीज़ें हैं। इसका मैं अभी आपको उर्दू में मतलब बता देता हूँ, तो यकीनन जो इसको जानते हैं उर्दू को वो समझ गए होंगे और समझ जाएंगे कि प्रीफिक्स जो है वो साबका को कहते हैं और सफिक्स जो है वो लाहका को कहते हैं। यानी कि साबका और लाहका, यानी कि किसी वर्ड से पहले लगने वाला लफ्ज़ वो प्रीफिक्स हो गया, और किसी वर्ड या रूट वर्ड के बाद में लगने वाला कोई लफ्ज़ वो सफिक्स हो गया। सो ये चीज़ वो यकीनन अब समझ जाएंगे। बाकी एफिक्स क्या चीज़ है? एफिक्स बुनियादी तौर पर एक ऐसी फॉर्म बन जाती है जिसमें किसी भी बेस या रूट वर्ड के साथ या तो प्रीफिक्स लगा दें तब भी वो एफिक्स बन जाएगा, अगर सफिक्स लगा दें तब भी वो एफिक्स बन जाएगा, या दोनों भी अगर आप एट अ टाइम यूज़ कर लें तब भी वो एफिक्स बन जाएगा। यानी एफिक्स तीनों सूरतों में बन जाता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं तो आपको डेफिनेटली इसकी समझ आ जाएगी, फिर प्रीफिक्स और सफिक्स आपके लिए आसान हो जाएगा। प्री वैसे भी नाम से ही जाहिर है कि प्री पहले लगने वाली चीज़ को कहते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा प्रीफिक्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वर्ड है, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव अ बेस और रूट वर्ड। हमारे पास बेस या रूट वर्ड है जी, वो है अपीयर। ये मैं कोटेशन में कर देता हूँ, फिर आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा इसको समझना। अब इसको अगर हम करें द एफिक्स ऑफ दिस बेस वर्ड विल बी, यानी कि अगर हम इस एफिक्स को लगाना चाहें इस बेस वर्ड का विद प्रीफिक्स, अगर हम इसके साथ प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो फिर क्या होगा? अब हमारे पास जो बेस वर्ड है ना या रूट वर्ड है वो है अपीयर। अपीयर का मतलब होता है कोई चीज़ जाहिर होना या ज़हूर पजीर होना। इसका एफिक्स क्या होगा अगर हम इसके साथ प्रीफिक्स लगाएं? अब प्रीफिक्स क्या हो सकता है? जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ डिस अपीयर। अब आप देख सकते हैं ये जो लफ्ज़ डिस है ना, ये बेसिकली आपका लग गया प्रीफिक्स, यानी कि ये प्रीफिक्स है क्योंकि ज़ाहिर है अपीयर से पहले लगा है। ये अपीयर आपका जो है ये बेस वर्ड है या रूट वर्ड है। इससे पहले जो एक छोटा सा वर्ड या आर्टिकल लगा है वो है प्रीफिक्स, और ये पूरे का पूरा जो वर्ड है ना ये बन गया है, अब आप यकीनन समझ गए होंगे, एफिक्स। इसको एफिक्स कहते हैं जनाब कि एक बेस वर्ड या रूट वर्ड के साथ कोई भी एक छोटा सा वर्ड पहले या बाद में लगाकर उससे जो भी चीज़ बनाई जाए और नया वर्ड बन जाए वो हो जाता है ऑब्वियसली एफिक्स। अब देखें ये अपीयर था ना, इसके साथ डिस लगा तो ये डिसअपीयर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ गायब हो जाना। वो अगर अपीयर होना था यानी कि ज़हूर पजीर होना या जाहिर होना, तो ये डिसअपीयर होगा।
अच्छा, इसी तरीके से अब एक हमारे पास रूट वर्ड है जी, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ या टाइप कर देता हूँ एग्री, और इसके साथ मैं प्रीफिक्स ऐड कर देता हूँ डिसएग्री। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो डिसएग्री है बेसिकली ये एक अलग चीज़ हो गई, यानी कि एग्री था तो उसके साथ डिस लगाया तो ये बन गया एफिक्स, और ये प्रीफिक्स क्योंकि ज़ाहिर पहले लग रहा है। तो आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। अब एग्री के साथ ही अगर मैं लगाना चाहता हूँ लेट सपोज, यानी कि इसके साथ आखिर में लगाना चाहता हूँ विद सफिक्स, अगर इसी के साथ सफिक्स लगाना हो, लेट सपोज मैं एग्री के साथ लगा देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले एग्री किया मैंने यहाँ पर, यानी एग्री मैंने टाइप किया AGREE, ये एक बेस वर्ड है या इसको हम कह सकते हैं कि रूट वर्ड है। इसके साथ मैं लगाने लगा हूँ अब सफिक्स, यानी कि ऑब्वियसली अब ये इसको लाह का कहेंगे, ये तो खैर साबका था, साबका का मतलब होता है जो पहले आता है, अब लाह का लगने लगा है, और लाह का ये हो गया MENT मेंट, यानी एग्रीमेंट, तो ये एक और एफिक्स आ गया। आई एम श्योर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही है कि किस तरीके से काम हो रहा है। ये सफिक्स है जी, इसको हम कहते हैं ला का। इसी तरीके से अब लेट सपोज मेरे पास कोई और वर्ड है, मैं सोचता हूँ जैसे कि अब सफिक्स के अंदर आ जाता है ब्यूटी। अब इसके साथ अगर आप FUL लगा देंगे तो ये भी एक अफेक्स बन जाएगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली ला का है। तो इसी तरीके से आपका फेथफुल है, तो इसके साथ FUL, ये एक मैंने सफिक्स लगा दिया क्योंकि ये आखिर में लग रहा है, लेकिन इस सूरत में भी ये बन गया है आपका एफिक्स। सो जनाब, ये एफिक्सेस हैं जो कि पहले कोई अगर किसी बेस वर्ड से पहले कोई आर्टिकल या वर्ड लगा दें तब भी एफिक्स बन जाता है, बाद में लगा दें तब भी एफिक्स बन जाता है, दोनों सूरतों में एफिक्स होता है। अब हम करते हैं जी कि एफिक्सेस विद बोथ, यानी कि प्री एंड सफिक्सेस, यानी प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। अच्छा, अब ये दोनों के साथ भी एफिक्स बन जाता है अगर वो हम कोई देखते हैं वर्ड, अगर उस तरह का कोई बनाना हो। मिसाल के तौर पर बहुत आसान एक वर्ड है। अच्छा, मैं जो भी सफिक्स या जो लगा रहा हूँ मैं इससे पहले प्रीफिक्स या उसके बाद सफिक्स, उसको मैं कैपिटलाइज करूँ ताकि आपके लिए आसान रहे कि जो बेस वर्ड है वो हमारा जो है वो स्मॉल होगा। जैसे फ़र्ज़ करें अब आपने ये सारा स्मॉल लेटर्स में लिखा है, आपको समझ आ जाएगी कि ये बेस वर्ड है। अब मेरे पास एक मेरे माइंड में एक बड़ा ज़बरदस्त है, जैसे अनबीटेबल, तो अन लगाया, ये बन गया जी आपका ऑब्वियसली प्रीफिक्स, और बीट, और उसके बाद एबल। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो बीट का लफ्ज़ है ना, ये है मारना या किसी को हराना, ठीक है। तो अन इससे पहले लग गया, अन जिसके साथ भी लग जाए उसका मतलब हो जाता है कि वो चीज़ नेगेटिव में चली गई, ठीक है। जैसे कि फेयर जायज़ होता है तो अनफेयर नाजायज़, ठीक है। तो अब मामला ये है कि ये अन लग गया इससे पहले, और एबल जो है ना वो एज अ सफिक्स लगा बाद में, यानी साब का भी लग गया और लाह का भी लग गया इसके साथ, दोनों को मिलाकर एक नया वर्ड बन गया। ये भी एफिक्स ही कहलाता है, मतलब एफिक्स टाइप है इसकी। मतलब तो इसका ये नहीं है, मतलब तो इसका ये कि जो हार नहीं सकता, अनबीटेबल। जैसे अक्सर क्रिकेट टीम्स होती हैं कई, उनके बारे में कहा जाता है ये अनबीटेबल टीम है जी, इसको हराना बहुत मुश्किल है। वैसे तो अनबीटेबल कोई भी नहीं होता, वो हार तो कभी भी जाता ही है। बहरहाल एक अनबीटेबल की टर्म है। इसी तरह अनकंफर्टेबल है जैसे एक वर्ड, अब अन आपने लिखा और इसका जो बेस वर्ड है या रूट वर्ड है वो है कंफर्ट, और उसके बाद एबल लगा दिया मैंने साथ, तो ये भी एक एफिक्स बन गया, ठीक है। इसका मतलब होता है जैसे कंफर्ट कहते हैं आराम को, तो अनकंफर्टेबल यानी कि कोई गैर आरामदेह चीज़ जो कि आराम नहीं पहुंचा रही, तो इस तरीके से वो अनकंफर्टेबल हो गया। इसी तरीके से एक और अन के साथ ही मैं बना देता हूँ, जैसे अनएक्सेप्टेबल। अब आप ये देखें कि ये इसके साथ वर्ड लग गया एक्सेप्ट, ACCEPT, और उसके बाद एबल। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है कोई चीज़ कबूल करना, अनएक्सेप्टेबल का मतलब होता है नाकाबिल कबूल, क्योंकि एबल जिसके साथ भी लग गया उसका मतलब होता है काबिल, किसी चीज़ के काबिल होना, तो ऑब्वियसली ये नाकाबिल कबूल हो गया। अच्छा जी, अब इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, वी कैन फॉर्म
different words by combining prefixes and suffixes। अच्छा, अब हम ये भी कर सकते हैं बजाय, यानी कि यूं हम कह सकते हैं विदाउट एनी रूट वर्ड। देखें, अगर हमारे पास रूट वर्ड कोई नहीं है और हम कोई प्रीफिक्स और सफिक्स कंबाइन करते हैं तो तब भी जो है ना हम कोई ना कोई वर्ड नया बना सकते हैं। जैसे कि सबसे आसान वर्ड मैं बता देता हूँ, अनएबल। अभी देखें कि जो एबल है ये एज अ सफिक्स यूज़ होता है, ये मैंने खुद छोटा रखा है, और अन जो है ये प्रीफिक्स है। जैसे यहाँ मैं यूज़ कर रहा था एबल और अन, ये अन यूज़ हो रहा था एज अ प्रीफिक्स, एबल यूज़ हो रहा था एज पोस्टफिक्स, या यूं कह लें कि सफिक्स। अब मामला क्या हुआ, मामला ये हुआ कि इनको अगर इकट्ठा किया तो अनएबल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कुछ करने के काबिल नहीं। इसी तरह डिसेबल, अब ये एक और वर्ड लगा दिया, डिस ऑब्वियसली एक प्रीफिक्स है, एबल एक ऑब्वियसली पोस्टफिक्स कह लें या इसको सफिक्स, तो ये दोनों मिलाकर एक नया वर्ड बन गया डिसेबल। यानी कि कोई माजूर को ज़्यादातर कहा जाता है जो कोई किसी किस्म का फंक्शन परफॉर्म ना कर सके, या मिसाल के तौर पर कोई मशीन है उसमें कोई ख़राबी होती है तो उसको भी डिसेबल कहते हैं, या कोई चीज़ डिसेबल हो जाना। तो ये मतलब इस तरह से भी आप किसी प्रीफिक्स और किसी सफिक्स को ऐड करके आपस में बगैर किसी रूट वर्ड के, आप इसके देख लें बीच में कोई रूट वर्ड नहीं है, कोई किसी किस्म का बेस वर्ड नहीं है, आप एक अलग वर्ड बना सकते हैं। सो जनाब, आई एम श्योर ये जो क्लास नंबर हमारी 21 थी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपने प्रोनाउन की टाइप्स भी सीखी और एफिक्सेस की टर्म को भी अच्छे से समझा। इनफिक्सेस का भी इंशाल्लाह ताला आपको अगले किसी लेक्चर में बताऊंगा, मैं भी हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊं, और कुछ मज़ीद इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर ये जो सफिक्स है, प्रीफिक्स है, ये आपको क्लियर हो गया है। एफिक्स ऑब्वियसली इन्हीं पर जो है वो कंसिस्ट करता है। इनफिक्स को इंशाल्लाह अगले लेक्चर में या उससे अगले किसी लेक्चर में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। बाकी अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।